चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स के बारे में फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th। तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले उन लोगों के लिए जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले की वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं, जिससे चीजें आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम लोग जो देखेंगे वो टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, देखेंगे भी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ वी इंटरचेंज रोज विद कॉलम्स of a determinant its value doesn't change। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में जितने भी रोज हैं उनको कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें तो भी उन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम होगी। एक तो जो पहले था, एक वो जिसे हमने इस एक्शन को परफॉर्म करके बनाया। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स की रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलो तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं। कंसीडर करा भाई हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जो कुछ इस तरीके से है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसके बाद हमने अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखी है भाई। r1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूं r1 के अलोंग, तो a1 लिखेंगे। ठीक है, पहला वाला पॉजिटिव r1 में, क्योंकि साइन हम लेते थे कुछ इस तरीके से, है ना। यही चीज हम लोगों ने सीखी थी पहली वीडियो में, उसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो a1 लिखा, a1 के बाद जिस रो और कॉलम में है उसको एक्सटेंड कर देंगे, छुपा लेंगे, क्या बचेगा b2 c2 b3 c3। उसके बाद अगला साइन पहली रो में माइनस, तो माइनस लगाया, एलिमेंट है a2 लिख लिया, फिर इन दोनों को हाइड करा जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो ये बचेगा b1 c1 b3 c3। उसके बाद प्लस का साइन है यहां, अगला एलिमेंट है a3। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो क्या होगा भी, देखो इस वाली रो में है और इस वाले कॉलम में है, दोनों को डिलीट, तो b1 c1 b2 c2 बचा, तो इसको लिख लिया b1 c1 b2 c2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा, ये वाला हो जाएगा भाई b2 c3। ठीक है, फिर बीच में आता है माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई b3 c2, फिर माइनस a2 है, उसके बाद b1 c3 माइनस c1 b3, फिर a3 है, उसके साथ है b1 c2 माइनस b2 c1। तो ये तो हो गई भाई वैल्यू किसकी, डेल्टा की। ठीक है, आल्सो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि डेल्टा डैश बना दिया। ठीक है, डेल्टा डैश किस तरीके से बनाया कि भाई जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था उसकी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लिया। देखें क्या बनेगा, करो भाई इंटरचेंज, ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2, ओके a1 दिस इज a1 a2 a3, तो आई शुड राइट a1 a2 a3, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, b1 b2 b3, और यहां पर होगा c1 c2 c3। ठीक है, इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब एक्सपेंड कर देते हैं, किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे देख लेते हैं। तो भाई सिंपली एक्सपेंड करते हैं, पहला एलिमेंट लिखेंगे तो हम लिखते हैं अलोंग
C1 स्क्वायर। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं, पहला एलिमेंट देखा C1 का क्या है A1, A1 को लिखा, जिस रो में है जिस कॉलम में है डिलीट कर दिया तो ये बचेंगे, इनको लिख दिया B2 B3 C2 C3। अगला वाला देखो, कॉलम 1 में साइन है माइनस माइनस। ठीक है, कॉलम में एलिमेंट क्या है A2, तो हमने यहां लिख दिया A2। उसके बाद ठीक है भाई, जिस रो में है और जिस कॉलम में है डिलीट कर दिया, बचा B1 B3 C1 C3, लिख दिया B1 B3 C1 C3। ठीक है, उसके बाद देखें अगला वाला एलिमेंट का साइन होगा प्लस और यहां आएगा A3। ठीक है, A3 आने के बाद देखें ये क्लोज्ड, अब बचा B1 B2 C1 C2, इसे लिख दिया B1 B2 C1 C2। अच्छा, इस चीज को अगर हम एक्सपेंड करें तो देखें क्या मिलेगा, ये डेल्टा डैश चल रहा है तो डेल्टा डैश इक्वल टू A1, तो ये हो गया भाई B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस यहां पर है A2, ये हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक है, प्लस अगला वाला आएगा A3, ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। अच्छा, इस डेल्टा डैश और इस डेल्टा की वैल्यू को देखें तो बिल्कुल सेम आया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डेल्टा डैश इज इक्वल टू किसके आया, डेल्टा के। और इस चीज से साबित होता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई हमने देखा था डिटरमिनेंट जो है वो किसके रिगार्डिंग होता है, एक मैट्रिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो इसी चीज को देखें, अगर मैं बात करूं कि भाई इसको कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लूं, ठीक है, इसे मैट्रिक्स ए कंसीडर करता हूं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी ए उसका डिटरमिनेंट ये है। ठीक है, और उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो उसका डिटरमिनेंट ये है, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज दोनों का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम। तो इसे हम नोट डाल के लिख लेते हैं, क्या देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज, अगर हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों ही केसेस में दोनों कैसे होते हैं, सेम। ठीक है, बट ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो मैट्रिक्स हमने यूज करी है दिस शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखने के लिए वीडियो पॉज करें, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है उसकी दो रोज को हम इंटरचेंज कर दें या फिर उसके किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले पॉजिटिव साइन में डिटरमिनेंट आ रहा था तो चेंज करने के बाद नेगेटिव में आएगा, और अगर पहले नेगेटिव में आ रहा था तो अब चेंज करने के बाद पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, किस तरीके से होता है ये देख लेते हैं। अब भाई क्या करते हैं इसका वेरिफिकेशन देखने के लिए कि भाई डेल्टा कंसीडर कर लिया, डेल्टा कोई है डिटरमिनेंट, पहले वाला ही मान लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई भी डिटरमिनेंट हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग R1 के अलोंग ही कर लेते हैं। ठीक है, तो R1 के अलोंग करते हैं तो क्या होगा भाई, डेल्टा की वैल्यू तो एक तो आएगा A1। ठीक है, इस बार डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, A1 हो गया तो ये बचेगा, इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक है, उसके बाद बीच में आता है नेगेटिव साइन, अगला एलिमेंट है हम लोगों के पास A2, तो इसको और इसको हाइड करेंगे, ये चार एलिमेंट बचे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे तो ये हो जाएगा B1 C3 माइनस
फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे तो ये हो जाएगा B3C1। ठीक है, अगला वाला एलिमेंट जो आएगा वो देख लेते हैं। प्लस का साइन आएगा, यहां पर है A3 तो इसको लिख लेते हैं A3। ठीक है, इनको हाइड करेंगे तो बनेगा B1C2, तो लिख दिया B1C2 माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो B2C1। तो ये तो आ गया भी डेल्टा की वैल्यू, है ना। तो अब जो एक्शन है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं कि भाई इसकी किसी दो रो को चेंज करके देख लेते हैं। और इस एक्शन को लिखते कैसे हैं, पहले तो वो देखें कि अगर मैं भाई ith जो है रो उसको jth रो के साथ इंटरचेंज करूंगा तो लिखूंगा कुछ इस तरीके से, ri इंटरचेंज विद rj। ठीक है, और अगर ith कॉलम को jth कॉलम के साथ इंटरचेंज करूंगा तो उसे लिखूंगा कुछ इस तरीके से। और इस एक्शन को परफॉर्म कैसे करेंगे, देखो कि भाई मैं क्या करता हूं, डेल्टा डैश कंसीडर करता हूं, जिसमें मैंने किया क्या कि R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, R1 को किसके साथ इंटरचेंज करा, R2 के साथ, और वो भी किसके अंदर, डेल्टा के अंदर। ठीक है, जो पहले डिटरमिनेंट था। तो ये क्या हो जाएगा भाई, R1 तो R2 के जगह चली जाएगी और R2 R1 के जगह, तो R1 के जगह तो आ गई R2। ठीक है भाई, और जो हमारे पास R2 थी उसके जगह पर आ गया R2, जो R1 थी वो आ गया ये वाली, बाकी लास्ट वाली को बिल्कुल सेम। ठीक है, इसको भी हम एक्सपेंड कर देते हैं, बट इसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग R2। ठीक है, किस तरीके से करते हैं देखते हैं, लिखते हैं एक्सपेंड अलोंग R2, R2 के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्सपेंड। ठीक है, तो क्या होता था भाई, साइन कुछ हम लोग इस तरीके से लेते थे। ठीक है, तो R2 में पहला वाला साइन होना चाहिए नेगेटिव, तो हम लिखेंगे भाई माइनस। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है R2 में A1, तो हमने लिखा A1, ये डेल्टा डैश चल रहा है। फिर उसके साथ क्या आएगा, A1 वाली रो और कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट बचे, करेंगे तो B2C3 माइनस B3C2, तो ये आएगा B2C3 माइनस B3C2, फिर प्लस ये वाला साइन प्लस, अगला एलिमेंट जो है वो क्या है A2, तो हम यहां लिखेंगे A2। फिर देखें क्या होगा, A2 वाली रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये आएगा B1C3 माइनस B3C1, लिख देते हैं B1C3 माइनस B3C1। उसके साथ फिर अगला वाला साइन है नेगेटिव और वैल्यू है A3, नेगेटिव A3, तो ये हाइड हो गया, ये कॉलम भी हाइड हो जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1, लिख देते हैं ये हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1। अच्छा, अगर इस वैल्यू से हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 B2C3 माइनस B3C2। ठीक है, इसको लिखेंगे माइनस A2 और ये बन जाएगा B1C3 माइनस B3C1। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और क्या रहेगा A3 B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू देखते हैं, तो ये वापस से ये वाली वैल्यू बन जाएगी, मतलब डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट्स की दो रोज या फिर कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें, फिर अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी नंबर देखते हैं 3। क्या बोलता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रोज या फिर दो कॉलम एटलीस्ट आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या कि भाई जो दो रो आइडेंटिकल हैं तो उनमें क्या होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं सेम। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रोज या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। कैसे होती है देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलो भाई कंसीडर करते हैं कोई डिटरमिनेंट है जिसकी दो रो आइडेंटिकल हम सपोज कर लेते हैं कि भाई A1 B1 C1
और ये भी A1 B1 C1 और इसे सपोज कर लेते हैं A2 B2 C2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि भाई अगर मैं इसकी R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर लूं, ठीक है, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं तो इसकी वैल्यू जो है जो आएगी वो इसकी नेगेटिव होगी, मतलब माइनस डेल्टा। यही तो देखा था पिछली प्रॉपर्टी में कि यहां तो भाई डेल्टा है। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें आपस में इंटरचेंज कर दूं, पहली रो को पहले कॉलम पहली रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दूं, तो जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी तो वो कुछ ऐसी मैट्रिक्स ऐसा डिटरमिनेंट बनेगा। भाई पहली रो ये वाली जो है उसे तो यहां लिख दिया, ठीक है, दूसरी रो जो है उसे मैंने यहां लिख दिया और तीसरी रो को यहां पर रखा। तो ये जो डिटरमिनेंट बनेगा इसकी वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू की कैसी होगी, नेगेटिव। तो मैंने इसके जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा। ठीक है, लेकिन ये दोनों डिटरमिनेंट भी तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, सेम। इसका मतलब 2 डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए और डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए 0। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रोज या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो के हर एलिमेंट में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी वैल्यू में भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है, या फिर किसी डिटरमिनेंट के किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दे हर एक एलिमेंट में तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में k से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब क्या देखते हैं, भाई किस तरीके से देखेंगे वो देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं डेल्टा हमारे पास है जो हमने पहले लिया था A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। सिंपली देखिए क्या होगा कि A1 हो जाएगा, ये हाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2। अगला साइन आएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा A2। उसके बाद देखेंगे ये हाइड हो गया, B1 C3 आएगा, B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस अगला वाला आएगा A3 और यहां ये दोनों हाइड B1 C2, फिर हो जाएगा माइनस B2 C1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे कुछ। अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं ना, इसके हर एक पहली रो के हर एक एलिमेंट में कांस्टेंट k से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो देखेंगे इसको मैंने मान लिया डेल्टा डैश। ठीक है, बाकी को बिल्कुल सेम रखेंगे B1 B2 B3 और फिर C1 C2 C3। इसे भी R1 के अलोंग में एक्सपेंड कर देता हूं, देखते हैं कितना आता है। भाई पहला एलिमेंट है KA1, ये हाइड हो जाएंगे, B2 C3 माइनस B3 C2 आएगा। अगला वाला साइन नेगेटिव, यहां पर है KA2, उसके साथ देखो ये हाइड ये बन जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1। उसके बाद अगला वाला साइन पॉजिटिव और यहां पर है KA3, इसके साथ क्या आएगा भाई, इसके साथ आएगा B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम यहां से ले लेते हैं K कॉमन, तो बचेगा भाई A1 B2 C3 माइनस B3 C2। यहां से K कॉमन चला गया तो सिर्फ A2 बचेगा, ये बचेगा B1 C3 माइनस B3 C1। यहां से भी K कॉमन चला गया तो A3 बचेगा B1 C2 माइनस B2 C1। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, डेल्टा के। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, और यहां बचा K। तो यहां पर क्या हुआ कि डेल्टा में किससे मल्टीप्लाई हो गई, K की। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की किसी एक रो के हर एक एलिमेंट में किसी कांस्टेंट k से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू में भी उसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम किसी कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, ऐसा भी देख सकते हैं कि भाई ये डिटरमिनेंट था, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी किसी रो से किसी कांस्टेंट को कॉमन भी ले सकते हैं या फिर किसी कॉलम से। कॉमन लेते टाइम हमें सिर्फ या तो किसी रो से कॉमन आना चाहिए या फिर किसी कॉलम से। जैसे देखिए, पहली रो से अगर मैं k को कॉमन लेता हूं तो k तो आ जाएगा बाहर, ठीक है, बचेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और उसकी वैल्यू क्या है डेल्टा, तो यहां क्या आ जाएगा डेल्टा। मतलब मल्टीप्लाई जो हम कर रहे थे किसी रो या कॉलम में, इसी तरीके से किसी रो या कॉलम से किसी एक कांस्टेंट को हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे जब देखेंगे, बट बिफोर दैट लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो चलिए भाई प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as a sum of determinants। ठीक है, मतलब क्या कि अगर किसी रो, किसी भी डिटरमिनेंट की किसी एक रो के कुछ या सारे एलिमेंट एज ए सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स लिख सके हों, तो हम उस डिटरमिनेंट को भी एज ए सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये लिखा, इस डिटरमिनेंट की पहली रो का हर एक एलिमेंट एज ए सम ऑफ टू नंबर्स लिखा है, तो हम इस पूरे डिटरमिनेंट को भी एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें भाई, पहले वाले एलिमेंट हम ले लेंगे पहले डिटरमिनेंट में, तो ये हो जाएगा a1 a2 a3, बाकी इन दोनों को रखेंगे सेम, ठीक है, b1 b2 b3, यहां c1 c2 c3 बिल्कुल सेम यहां करेंगे। भाई पहले एलिमेंट तो ले लिए, यहां पर दूसरे एलिमेंट लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, λ1 λ2 λ3 एंड देन b1 b2 b3 एंड देन c1 c2 c3, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता x प्लस 2y, ठीक है, x z a b c d e f, तो हम इसे भी क्या कर सकते थे, एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते थे। कैसे भाई, पहला डिटरमिनेंट तो हो जाता है एक्स ए डी एक्स बी ई जेड सी एफ, दूसरा वाला डिटरमिनेंट में पहला एलिमेंट हो जाता है 2y, बाकी दोनों हो जाते हैं 0, और यहां पर ये दोनों रोज हो जाती बिल्कुल से। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 का। लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें, फिर देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है, हैज इक्वी मल्टीपल्स ऑफ corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains the same। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो में दूसरी रो में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि क्या, अगर हम ith रो में jth रो में k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, तो उस डिटरमिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और बिल्कुल सेम कॉलम्स के लिए, कि अगर किसी भी कॉलम में दूसरे किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, तो भी डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दीज वर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जिनका यूज हम आगे वाली एक्सरसाइज में करेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में और बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।